Hello everyone, myself Pramod, and today we are continuing from our last lecture of vibration absorber. In the previous lecture we have studied about the classification of absorbers, undamped dynamic vibration absorber, application of absorbers and so many things. Now we are continuing from the previous lecture number 9 of 2 degree of freedom system. अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ उस प्रीवियस लेक्चर को देखने के बाद ही इस लेक्चर को देखिएगा। हमने लास्ट लेक्चर में ट्यून एब्जॉर्बर में क्या स्टडी किया कि जब हमारा ओमेगा n1 मतलब कि मेन सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एब्जॉर्बर की फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाती है तो हमारा सिस्टम जो है ट्यून हो जाता है, और इस टाइप के एब्जॉर्बर को हम बोल देते हैं ट्यून एब्जॉर्बर। लास्ट लेक्चर से ही हमने अपना ये जो एब्जॉर्बर का जो एम्पलीट्यूड है, वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड A2 है, हमने इसको ड्राइव किया था और वो हमारे पास उसका एक फॉर्मूला आया था A2/SST इक्वल टू 1/, हमने ये अपना ड्राइव किया था। तो इस फॉर्मूले से हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि देखिए जब हमारा ओमेगा n1 ओमेगा n2 इक्वल होता है, इस कंडीशन को अब हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये A2/SST जो आता है वो आता है हमारे पास 1/ओमेगा n2 की पावर 4 माइनस 2 प्लस म्यू ओमेगा/ओमेगा n2 का स्क्वायर, ओमेगा/ओमेगा n2 का स्क्वायर प्लस 1। अगर आप इसको फोकस करें तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डिनोमिनेटर में। एट ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ओमेगा डिनोमिनेटर बिकम्स 0 एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन एब्जॉर्बर इज इनफाइनाइट। अगर हम किसी न किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ओमेगा पे डिनोमिनेटर आपका 0 हो सकता है, और जब वो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तब आपका जो एब्जॉर्बर का जो एम्पलीट्यूड है A2 वो क्या हो जाएगा, आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। जब वो इनफाइनाइट होगा इट मीन्स कि रेजोनेंस कंडीशन हो रही है, इट मीन्स कि हमारे पास क्या है ओमेगा n2 जो है ये क्या है हमें रेजोनेंट कंडीशन दे रहा है, और जब वो रेजोनेंट कंडीशन दे रहा है तो हमने देखा था कि डिनोमिनेटर में क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमें दो फ्रीक्वेंसी रेशो मिलेंगे जहाँ पर हमें दो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिल जाएंगी। क्लियर? और वो कब मिलेंगी, जब हम डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 कर देंगे। सो इक्वेटिंग दिस डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, ओमेगा/ओमेगा n2 की पावर 4 माइनस 2 प्लस म्यू ओमेगा/ओमेगा n2 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम इसको 0 कर दिया है, इससे हमें क्या मिलेगा, फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी। फ्रीक्वेंसी रेशो पे दो हमें ऐसी फ्रीक्वेंसी रेशो मिलेगी जिस पे रेजोनेंट कंडीशन आ जाएगा। और जब हम इसको देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद हमारे पास आता है ओमेगा/ओमेगा n2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस μ/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट म्यू प्लस म्यू स्क्वायर बाय 4। अब ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए, इसको आपको याद करना ही करना है क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल बहुत पूछा जाता है। तो ये हमारे पास क्या आया, फ्रीक्वेंसी रेशो के दो फ्रीक्वेंसी रेशो आ गए हैं, और इन दो फ्रीक्वेंसी रेशो पे हमें रेजोनेंस कंडीशन मिलती है, मतलब हमें एब्जॉर्बर का एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट मिलता है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी रेशो है ओमेगा/ओमेगा n2। अब हम इस पे देखिए, इस फ्रीक्वेंसी रेशो पे क्या है, इस फ्रीक्वेंसी रेशो में सिर्फ एक ही टर्म आ रही है म्यू, मतलब मास रेशो। हमने लास्ट लेक्चर में देखा ना मास रेशो म्यू क्या था हमारा m2/m1, एब्जॉर्बर मास डिवाइड बाय मेन सिस्टम मास। क्लियर? तो इस पूरी की पूरी एक फॉर्मूले में हम देखते हैं सिर्फ म्यू ही है जो सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो हम देखते हैं कि उस म्यू का इस फ्रीक्वेंसी रेशो पे क्या इफेक्ट है। अब देखिए ये कर्व, क्लियर, ये हमारा वर्टिकल एक्सिस पे है फ्रीक्वेंसी रेशो एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है म्यू। अब देखिए जब म्यू की वैल्यू 0.25 है तो हमें दो फ्रीक्वेंसी मिल गई, एक ये और एक ये। क्लियर?
और हमें देखते हैं कि जब हमारा दूसरी फ्रीक्वेंसी रेशियो तो हमें एक ये वैल्यू मिली और एक ये वैल्यू मिली। इट मीन्स व्हेन द मास रेशियो इज़ लेस, ऐसे सपोज 0.25 है तो हमारे जो फ्रीक्वेंसी रेशियो का डिफरेंस है वो भी कम है। देखिए यहाँ 1.28 है, यहाँ पे 0.707 है, मीन्स ये क्लोज़र है। बट जैसे जैसे हम मास रेशियो इंक्रीज़ करेंगे तो हम देखते हैं कि आप जैसे 0.1 पे ही देखें तो एक वैल्यू ये होगी, एक वैल्यू, अब इन दोनों फ्रीक्वेंसी रेशियो में काफ़ी ज़्यादा ये डिफरेंस है। सिमिलरली यहाँ पे भी ज़्यादा डिफरेंस है। तो हम जब मास रेशियो को इंक्रीज़ करते जाएंगे, ऐसे ऐसे जब हम इंक्रीज़ करते जाएंगे तो हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी रेशियो का भी गैप बढ़ता जाएगा। ठीक, तो ये तो हमारे पास इफ़ेक्ट हो गया किसका, मास रेशियो का। अब देखिए हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे और ये जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया है फ्रीक्वेंसी रेशियो का, ओमेगा बाय ए ओमेगा n2 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस म्यू बाई 2 प्लस माइनस रूट में म्यू प्लस म्यू स्क्वायर बाई 4। इस फॉर्मूले के बेस पे यूनिवर्सिटी में न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। ठीक है, तो एक हम न्यूमेरिकल यहाँ पे देख रहे हैं, डिज़ाइन ए डायनेमिक वाइब्रेशन एब्जॉर्वर। हमें एक एब्जॉर्वर को डिज़ाइन करना है। मीन्स एब्जॉर्वर डिज़ाइन का मीन्स होता है कि हमें एब्जॉर्वर की स्टिफनेस और मास निकालना है, K2 और M2 की वैल्यू निकालनी है विद नियरेस्ट फ्रीक्वेंसी इक्वल ऑफ द सिस्टम एटलीस्ट 20% फ्रॉम द एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी। अब मशीन का वेट उसने दे रखा, मीन्स उसने हमें यहाँ पे M1 दिया है, रनिंग एट 6000 RPM, मतलब उसने हमें ओमेगा दिया है। क्लियर, तो हम देख लेते हैं M1 कितना है हमारे पास, 25/9.1 kg। क्लियर, ओमेगा कितना है 2 पाई एंड 6000/60। क्लियर, ये हमारे पास आ जाता है 6 to 8 रेडियन पर सेकेंड। हमें K2 M2 निकालना है और उसने हमें दिया है कि 20% फ्रॉम द एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी। अब इट मीन्स क्या होता है कि जो उसने हमें फ्रीक्वेंसी रेशो का एक परसेंटेज दिया, ओमेगा बाय ओमेगा n2, देखिए वो 20% अवे है। अवे मीन्स या तो वो 20% 100 से कम होगा या 100 से 20% ज़्यादा होगा। इट मीन्स कि वो 1 या तो 0.8 होगा या फिर ओमेगा बाय ओमेगा n2 क्या होगा, 1.2 होगा। तो हम इन दोनों ही कंडीशन को ले लेते हैं कि अगर उसने हमें फ्रीक्वेंसी रेशो 0.8 दिया है और फ्रीक्वेंसी रेशो 1.2 दिया है। फॉर्मूला क्या है, ओमेगा बाय ओमेगा n2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस म्यू बाय 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट म्यू प्लस म्यू स्क्वायर बाय 4। क्लियर, ये हमारे पास फॉर्मूला है। एक बार हम लेंगे प्लस, एक बार हम लेंगे माइनस। अब देखिए डिपेंड करता है कि आप प्लस कब लेंगे, माइनस कब लेंगे। अब इससे डिपेंड करता है, अगर आप 0.8 ले रहे हैं इट मीन्स कि ये माइनस से आया होगा, कुछ कम आया होगा, और 1.2 लेंगे इट मीन्स ये हमारा ग्रेटर आएगा तो वो प्लस से आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस को 0.8 के लिए माइनस साइन यूज़ करेंगे। तो फिर हमारे पास ये आ जाता है ओमेगा बाय ओमेगा n2 कितना है, 0.8 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस म्यू बाय 2 माइनस स्क्वायर रूट म्यू प्लस म्यू स्क्वायर बाय 4। और इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है म्यू इक्वल टू 0.2। अब इस 1.2 रेशियो के लिए करते हैं और यहाँ पे हम जब प्लस साइन लेके करते हैं मीन्स हमारे पास आएगा 1.2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस म्यू बाय 2 प्लस म्यू प्लस म्यू स्क्वायर बाय 4। देखिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाती है इसके पास सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू आती है 0.13। अब हमारे पास म्यू की 2 वैल्यूज़ आ गई, 0.2 और 0.13। हमें इसमें से कौन सा मास रेशियो रहेगा। जनरली मास रेशियो हम ग्रेटर लेते हैं ताकि हमारा एब्जॉर्वर का मास ज़्यादा रहे। एब्जॉर्वर का मास ग्रेटर रखते हैं तो उसके लिए हमारे पास म्यू क्या आ जाएगा, 0.2 टेकिंग ग्रेटर वैल्यू ऑफ म्यू। हम म्यू की ग्रेटर वैल्यू लेकर यहाँ पे चलेंगे। म्यू इक्वल टू 0.2। अब 0.2 म्यू हम जानते हैं m2/m1 इक्वल टू 0. ठीक है, m1 हमें पता ही है 25 न्यूटन था, मतलब 25/9.81। तो m2 मेरे पास आ जाएगा 0.2 इंटू में 25/9.81। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास
एब्जॉर्वर का मास आ जाता है 0.508 kg, अप्रोक्सीमेट इतना आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास देखिए एब्जॉर्वर का मास तो आ गया, एक टर्म हमारे पास आ गई एब्जॉर्वर मास m2। तो आप ध्यान दीजिए जब भी आप मास रेशो निकालेंगे उस मास रेशो से आपके पास एब्जॉर्वर का मास आता है। अब हमें क्या निकालना है, एब्जॉर्वर की स्टिफनेस K2 निकालना है। तो आप देखिए हमने ये जो फॉर्मूला ड्राइव किया था ω/ω/n2 का, किसके लिए किया था, ट्यून्ड एब्जॉर्वर के लिए। और ट्यून्ड एब्जॉर्वर की क्या कंडीशन थी, ω/n1 = ω/n2। तो जब ω/n1 ω/n2 के इक्वल है, इट मीन्स ये क्या है, ω/n1 क्या है, रूट में K1/m1 = रूट में K2/m2। तो हमारे पास K2 क्या आ जाएगा, m2/m1 इंटू में K1 मीन्स K2 = म्यू इंटू में K1। तो अगर आपको म्यू तो हमें पता ही कितना है 0.2, और K1 अगर हमें पता हो तो K2 आ जाएगा। तो K1 क्या होगा, K1 क्या होगा, देखिए हम जब भी अपना डायनेमिक वाइब्रेशन एब्जॉर्वर डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए हम चाहते हैं कि हमारा A1 0 हो। A1 क्या है हमारे पास, मेन सिस्टम मतलब जिसके लिए हमने एब्जॉर्वर को डिज़ाइन करना है उसका एम्पलीट्यूड 0 होना चाहिए, 0 करना है। और 0 करने के लिए हम मानते हैं कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कब होता है, जब ω/n1 के इक्वल हो। तो जब हमारा ω/n1 का इक्वल है तो ओमेगा तो हम निकाल चुके हैं 6 to 8, तो ये हमारे किसके इक्वल है, ω/n1 के इक्वल है। हमारे पास K1 क्या होगा, m1 ω/n1²। तो m1 हमें पता ही है, ω/n1 हमें पता चल गया, हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। m1 कितना है 25/9.81, ω/n1 कितना है 6 to 8। तो हमारे पास जो K1 आता है वो आता है 1006,048.56 न्यूटन पर मीटर। क्लियर। अब इस K1 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं K2 में। तो हमारे पास K2 ये है 0.2, K1 हमने यहाँ से पुट कर दिया इसमें यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास K2 आ जाता है 0.21 न्यूटन मीटर। तो मेरे पास एक K2 आ गया। क्लियर। तो अब आपने इस टाइप के जो भी आपको डिज़ाइन ऑफ अनडैम्प्ड डायनेमिक वाइब्रेशन के क्वेश्चन आते, वाइब्रेशन एब्जॉर्बर के क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपने यही करना है। सबसे पहले ω/ω/n2 का एक रेशो परसेंटेज में दिया होगा, वहाँ से आप कर लेंगे। इससे आप निकालेंगे म्यू, और म्यू कौन से लेंगे आप, ग्रेटर वैल्यू। म्यू आप कौन सा लेंगे, ग्रेटर वैल्यू। उस म्यू से आप m2/m1 करके इस m2 की वैल्यू निकाल देंगे। m1 आपको दिया होगा, जब m1 आपको दिया तो m2 आ गया, क्योंकि म्यू आप निकाल चुके हैं। m2 आ गया, एक पार्ट हमारा हो गया। दूसरा, ट्यून एब्जॉर्वर के लिए हम जानते हैं ω/n1 = ω/n2 होता है, तो यहाँ से हम निकाल देते हैं K2। तो हमने m2 निकालना है मास रेशो से, और K2 निकालना है ट्यून एब्जॉर्वर की कंडीशन से ω/n1 = ω/n2। ये तो हो गया हमारा अनडैम्प्ड डायनेमिक वाइब्रेशन एब्जॉर्वर। सेम केस अगर हम बात करें टॉर्शनल वाइब्रेशन एब्जॉर्वर की, टॉर्शनल के लिए टॉर्शनल वाइब्रेशन एब्जॉर्वर। देखिए टॉर्शनल वाइब्रेशन में क्या होता है कि हमारे पास एक ये शाफ्ट है, उस पर एक डिस्क लगी है, ये मेन सिस्टम है, और ये हमारा क्या है, वाइब्रेट कर रहा है फ्रीक्वेंसी ω/n इसकी नेचर फ्रीक्वेंसी, और इस पे जो हम जब इसकी रोटेशनल है वो रोटेशनल ω है। अब इसकी वाइब्रेशन को जब हमें कंट्रोल करना है तो हम क्या करते हैं, इसमें एक शाफ्ट और डिस्क और लगा देते हैं। क्लियर। अब ये हमारा एब्जॉर्वर हो गया, इस एब्जॉर्वर की फ्रीक्वेंसी ω/n2। सेम वही जो हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए हमने लास्ट टाइम में किया है अनडैम्प्ड डायनेमिक वाइब्रेशन एब्जॉर्वर, जिसमें हमने स्प्रिंग मास सिस्टम लगाया था, सेम हमने क्या किया, शाफ्ट और डिस्क सिस्टम लगा दिया है। क्लियर। तो उसके लिए भी हमारा सेम फॉर्मूला रहेगा ω/ω/n2 का स्क्वायर = 1 + μ/2 प्लस माइनस रूट में 1 + μ²/4। सेम फॉर्मूला आपने यहाँ पे भी यूज़ करना है। तो अगर आपके पास ऐसे शाफ्ट की स्टिफनेस और इसकी फ्रीक्वेंसी दी होती तब भी आप सेम कंडीशन इसमें लगा के इसका आप स्टिफनेस इस शाफ्ट की स्टिफनेस KT2 और इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 निकाल सकते हैं, जब आपको ये KT1 और I1 पता होगा। क्लियर। तो सेम अनडैम्प्ड डायनेमिक एब्जॉर्बर जो स्प्रिंग मास के लिए था, सेम हम टॉर्शनल एब्जॉर्बर के केस में भी कर सकते हैं।
और ये टॉर्शनल वाइब्रेशन एब्जॉर्वर जो होते हैं जनरली आपका क्लचेस वगैरह में, रोटेशनल केसेस में जहाँ पे फ्लाई व्हील ट्रांसमिशन सिस्टम्स वगैरह होते हैं वहाँ पर इसको बहुत यूज़ करते हैं। आपके क्लच प्लेट्स में, आपके गियर सिस्टम वगैरह में, ब्रेक्स वगैरह में ये काफ़ी ज़्यादा आपका टॉर्शनल वाइब्रेशन सिस्टम यूज होता है। सो यहाँ पे हमारा वाइब्रेशन एब्जॉर्वर का एक पार्ट फिनिश होता है, अनडैम्प्ड डायनेमिक वाइब्रेशन एब्जॉर्वर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द सेंट्रीफ्यूगल पेंडुलम एब्जॉर्वर। बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा वर्सटाइल है इन नेचर है। उसको हम बहुत ज़्यादा अपने रोटेशनल एलिमेंट्स में, जहाँ पे आपका डिस्क है, जहाँ पे आपका टर्बाइंस लगे हुए हैं, वहाँ पे हमें वाइब्रेशन कंट्रोल करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगल पेंडुलम एब्जॉर्वर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो वी विल स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।